नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश क्वालिफायर पर। और मैं धर्मेंद्र नरूका एक बार जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ। टीचिंग मेथड की चर्चा हम पिछली क्लास में कर रहे थे और आज के इस सेशन में हम आज बात करेंगे प्रिंसिपल्स के बारे में। तो आज का जो पहला प्रिंसिपल है आप लोगों का वो है द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। किसकी बात कर रहे हैं? द प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं। और सिलेक्शन का मतलब होता है टू, है ना, सेलेक्ट द सब्जेक्ट मैटर। टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट मैटर यानी जो आपको पढ़ाना है उसको क्या करना, सिलेक्ट करना। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस होता है, इतना वास्ट कंटेंट होता है कि सारे कंटेंट को एक साथ पढ़ाना ना तो बच्चे के लिए अच्छा है और ना टीचर के लिए क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो टीचर को अपना जो सब्जेक्ट मैटर है वो सेलेक्ट करना चाहिए। अब सेलेक्ट करने के लिए 6 बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो बताए गए हैं आप लोगों के। तो वो 6 कौन कौन से? एक तो आप लोगों को उनका नाम याद रखना है। अगर उन 6 की बात हम लोग करते हैं तो इनमें देखो बेसिक चीजें आप फटाफट समझ लेंगे। इसमें सबसे पहले आप लोगों को, मैं अगर फर्स्ट की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी देखनी होती है। अभी हम इनकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखनी होती है। फिर जो बी नंबर पे आएगा वो आपका आ जाएगा, उसकी आपको क्या देखनी है भाई, रेंज देखनी है ना। रेंज के बाद हम उसकी क्या देखते हैं भाई, कवरेज, उसकी अवेलेबिलिटी देखते हैं। क्या देखते हैं भाई, अवेलेबिलिटी देखते हैं। और 4th नंबर पर हम उसकी कवरेज देखते हैं, ठीक है। और 5th नंबर पे हम लोग बात करेंगे टीचेबिलिटी की। टीचेबिलिटी की बात करेंगे। और 6 नंबर पर हम बात करेंगे लर्नेबिलिटी की। लर्नेबिलिटी की बात करेंगे। तो आपको जो आपका सब्जेक्ट मटेरियल सेलेक्ट करना है उसके ये 6 मेजर पॉइंट हैं। आप फ्रीक्वेंसी के आधार पर, रेंज के आधार पर, अवेलेबिलिटी के आधार पर, कवरेज के आधार पर, टीचेबिलिटी के आधार पर और लर्नेबिलिटी के आधार पर। तो आपके 6 पॉइंट हैं सिलेक्शन के, ठीक है। एक एक को जो है हम लोग समझते हैं कि एक एक में कौन कौन सी बातें जो हैं वो इसके अंदर हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ना, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बच्चा जिन चीजों को या तो घर पे या स्कूल पर सबसे ज्यादा टच में होता है या उन चीजों को बहुत ज्यादा वो देखता है, तो उन चीजों को पढ़ाना क्या होता है, आसान होता है। उनकी फ्रीक्वेंसी बोले तो उनकी आवृत्ति, उनका बार बार दिन में कई बार वो चीजें हैं बच्चे के सामने आ जाती हैं। इसलिए हमको सबसे पहले जो सिलेक्शन करना है वर्ड्स का, सब्जेक्ट मटेरियल का, तो ऐसे शब्द पढ़ाने चाहिए जो फ्रीक्वेंट होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होती है। तो ये तो फ्रीक्वेंसी की बात हुई। सेकंड बात करते हैं भाई रेंज की। ये रेंज क्या मामला है? देखो, रेंज का मतलब होता है कि एक वर्ड कितनी सिचुएशन में यूज किया जा सकता है ना। इसका मतलब किससे है, सिचुएशन से। यानी अगर कोई शब्द एक ही सिचुएशन में यूज किया जाता है तो उसकी रेंज कम है। वो 2 या 3 सिचुएशन में अगर यूज किया जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी रेंज जो है वो ज्यादा होती है। जैसे हम 2 शब्दों से समझते हैं, यानी एक शब्द तो मैंने यहां वाटर लिखा है ना, और 3 शब्द ले लेता हूं मैं, चलो थोड़ा समझने के लिए ना। एक हैव ले लिया, एक मैंने यहां पे लिख लिया बर्ड, और चलो एक और लिख लेते हैं, 4 और आसान हो जाएगा। एक हमने किसी का नाम ले लिया, बोले तो रमन ले लिया। अब देखो, रमन का यूज सिर्फ नाउन के लिए होता है ना। बर्ड भी सिर्फ किस में यूज होता है, एज अ नाउन होगा। हैव जो है ना वो देखो 3 अलग अलग अर्थ में होगा। हैव पोजीशन भी बताएगा, है ना। हैव से हम खाने की बात भी कर लेंगे, और हैव जो है ना हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज हो जाएगा। तो 3 अर्थों, 3 सिचुएशन में यूज हो गया। वाटर का मतलब पानी देना, पानी भी होता है, और वाटर का मतलब पानी देना भी होता है। तो वाटर और हैव की रेंज ज्यादा है, जबकि बर्ड और रमन की जो रेंज है वो उतनी ज्यादा नहीं है, मतलब वो एक ही सिचुएशन में यूज होते हैं।
तो उसकी रेंज जो है वो कम मानी जाएगी भाई, ठीक है, उसकी रेंज जो है वो कम मानी जाएगी। उसके बाद नंबर 3 पे हम बात कर रहे थे अवेलेबिलिटी की। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का मतलब है जो चीजें इजीली अवेलेबल हो जाएं, चाहे वो घर पे हैं या वो स्कूल में है, जो कन्वीनियंट होती हैं, अवेलेबल आसानी से हो जाए, उन चीजों को सिलेक्ट करना चाहिए। 4th नंबर का जो इसमें बनता है ना, उसको समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। देखो 4th नंबर की अगर हम बात करें तो 4th नंबर पे आपका क्या आ रहा है, कवरेज आ रहा है ना। कवरेज का मतलब क्या होता है कि एक शब्द से कितने ज्यादा से ज्यादा शब्द नए सिखाए जा सकते हैं, यानी कॉन्टेक्स्ट की बात है कि एक शब्द के कॉन्टेक्स्ट में आप कितनी चीजों को बता सकते हो। जैसे अगर मैं बच्चे को यहां फैमिली शब्द लिख दूं और फैमिली में जितने भी रिलेशन होते हैं, चाहे वो मदर है, फादर है, सिस्टर है, ब्रदर है, अंकल है, आंट है, सारे ही पढ़ा दूं। या फिर यहां हमने किसी फ्रूट का नाम लिख दिया, किसी फ्रूट का नाम लिख दिया और सारे ही फ्रूट जो है उनके नाम पढ़ा दिए, मैंगो पढ़ा दिया, बनाना पढ़ा दिया, एप्पल पढ़ा दिया एंड मैनी मोर, ये सारी चीजें पढ़ा दी। या मैं किसी सीरियल का नाम लिख दूं, सीरियल बोले तो खाने वाले अनाज, अनाज का नाम, अनाज वाली जितनी भी फसलें सबका नाम लिख दो, तो इसे क्या कहा जाएगा, कवरेज कहा जाएगा। एक शब्द से जोड़कर बहुत सारे शब्द हम लोग जब जो पढ़ा देते हैं तो वो किस कंडीशन में आ जाएगा, कवरेज में आ जाएगा। नंबर 5 पे आता है टीचेबिलिटी। क्या आता है भाई, टीचेबिलिटी आता है। टीचेबिलिटी, टीचेबिलिटी का मतलब होता है जिन शब्दों को पढ़ाना आसान हो ना, उन शब्दों को पहले पढ़ाना चाहिए, और जिन शब्दों को पढ़ाना मुश्किल हो उनको पहले ना पढ़ाकर बाद में पढ़ाया जाना चाहिए। यानी जितनी भी कॉन्क्रीट चीजें होती हैं उनको पढ़ाना आसान होता है, और जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं उनको पढ़ाना और उनको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे मैं कॉन्क्रीट में अगर फ्लावर कह दूं तो फ्लावर को टीचर क्या है, आसानी से समझा सकता है, बोर्ड पर लिखकर बता सकता है, फोटो लेके बता सकता है, वो और भी बहुत सारे तरीके, रियल फ्लावर लाके बता सकता है। लेकिन अगर मैं हेट लिखूं तो हेट की ना कोई फॉर्म होती है ना कोई इमेज होती है, इसको एक्सप्लेन करना उतना मुश्किल होता है। तो पहले क्या पढ़ाना चाहिए, जिनको आसानी से पढ़ाया जा सके, और जिनको आसानी से नहीं पढ़ाया जा सके उनको बाद में रखना चाहिए, ताकि जब काम पड़ेगा तब उसको यूज कर लिया जाएगा। ठीक है भाई, चलो। और नंबर 6 जो है वो है लर्नेबिलिटी। क्या है, लर्नेबिलिटी है। अब अगर लर्नेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो लर्नेबिलिटी का मतलब है एज, मेंटल एज कितनी है भाई, मेंटल एज या लर्नर की एज, दोनों ही बातें इसमें आ जाएंगी। यानी एज फैक्टर बड़ा मैटर करता है। अगर किसी की एज जो है वो ज्यादा है तो वो चीजों को क्या है कि ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लेगा, और अगर किसी की एज कम है तो फिर उसको बता पाना उतना आसान नहीं होता। तो कम एज वालों को समझ में देरी से आएगा और ज्यादा एज वालों को समझ में जल्दी से आ जाएगा, क्योंकि उसकी मेंटल कैपेसिटी ज्यादा होगी, देखिए मेंटल कैपेसिटी कम होगी। तो इसी आधार पर पढ़ाना चाहिए। 6th क्लास के बच्चे को उसी के लेवल का पढ़ाना चाहिए, नहीं कि आप 12th लेवल का पढ़ा दो, है ना। 12th लेवल के बच्चे को आप पीजी लेवल का नहीं पढ़ा सकते। तो आपको एज देखनी पड़ेगी भाई, उसकी मेंटल कैपेसिटी देखनी पड़ेगी। ऐसा आप देखते हो कि बचपन में डेफिनेशन छोटी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लासेज बढ़ती हैं डेफिनेशंस की लेंथ जो है वो भी बढ़ती जाती है, क्योंकि वो आपकी मेंटल एज बढ़ी तो जो सब्जेक्ट मैटर का एरिया है वो भी क्या होने लगा, वो भी इंक्रीज होने लगता है। तो ये 6 पॉइंट है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। फ्रीक्वेंसी है आपका, फिर आपका रेंज है, फिर अवेलेबिलिटी है, कवरेज है, टीचेबिलिटी है, और देन आपका क्या है, लर्नेबिलिटी है। ये तो पहला आपका प्रिंसिपल हुआ जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। सेकंड नंबर की हम बात करेंगे भाई, सेकंड नंबर की हम बात करेंगे, और सेकंड नंबर पे जो आपका आता है वो है सिलेक्शन, ग्रेडेशन के आधार पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड की। तो सेकंड आपका जो है प्रिंसिपल नंबर सेकंड हम देख रहे हैं, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। कौन सा है भाई, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। ठीक है भाई, तो अब देखेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, आपको ये जरा समझना पड़ेगा कि ग्रेडेशन जो है वो किस तरीके की बातें करता है। ग्रेडेशन का एक्चुअल में सेंस जो है वो क्या होता है। ग्रेडिंग, आपने ये शब्द तो सुना होगा सबने कि ग्रेडिंग करते हैं हम किसी भी चीज की क्या करते हैं भाई, ग्रेडिंग करते हैं।
ग्रेडिंग का मतलब होता है आप चीजों को क्या करते हो, सिंप्लीफाइड करते हो, अलग अलग तरीके से उनको ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। आपने सुना होगा कपड़े की भी ग्रेडिंग होती है, फसलों में भी ग्रेडिंग होती है, अच्छा फिर उससे कम, वो अलग अलग तरीके से। यहां थोड़ा सा सिंपल तरीका ये है, इसका मतलब होता है टू सिंप्लीफाई, सीधा ही क्वेश्चन बन जाएगा, टू सिंप्लीफाई द, है ना, सब्जेक्ट मैटर। आप क्या करते हो, सब्जेक्ट मैटर को सिंप्लीफाई करते हो, आप उसे क्या करते हो, लैंग्वेज मटेरियल को बड़ा आसान बनाते हो। अब जब लैंग्वेज मटेरियल को आसान बनाया जाता है तो उसके दो तरीके हैं, है ना। तो मैं यहां ग्रेडेशन लिख रहा हूं, तो ग्रेडेशन के आपके दो तरीके हैं, है ना। तो ग्रेडेशन में क्या है, या तो की जाती है ग्रुपिंग, है ना, या तो क्या की जाती है, ग्रुपिंग की जाती है ना, और या की जाती है सीक्वेंसिंग, या की जाती है सीक्वेंसिंग। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग का मतलब होता है आप उनके क्या बनाओ, ग्रुप में उसको बिठाना। सीक्वेंस का मतलब है कौन किसके बाद आएगा, पहले कौन आएगा, सीक्वेंस यानी एक के बाद दूसरी चीज क्या है वो क्या आएगी। तो अब ग्रुपिंग कितनी प्रकार की होती है और सीक्वेंसिंग कितनी प्रकार की होती है, ये हम जरा समझते हैं। जब हम ग्रुपिंग करते हैं भाई, ग्रुपिंग जो है वो 4 प्रकार की होती है। मैं यही सारा कुछ जो है आप लोगों को बड़े आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। ग्रुपिंग में जो है हम 4 चीजों को देखते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले जिस चीज को हम देख रहे हैं वो आप समझना जरा, इसमें सबसे पहले आप लोग देखिएगा, ग्रुपिंग के अंदर सबसे पहले आता है साउंड। साउंड के आधार पर आप क्या करोगे, ग्रुपिंग करोगे। एक जैसे साउंड वाले शब्दों को आप एक जगह बिठाओगे, ठीक है। सेकंड जो आपका आता है इसमें, एक तो आपका क्या हो जाएगा कि जिसके साउंड जो सेम है ना, उनको आप क्या करोगे, एक स्थान पर बिठाओगे, ठीक है, एक स्थान पर बिठाओगे। दूसरा क्या आता है, सिचुएशन आता है ना। दूसरी कौन सी होती है, सिचुएशन होती है कॉन्टेक्स्ट के आधार पर। तीसरा और चौथा और देख लो इसमें, चौथा होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। और सॉरी थर्ड नंबर का, और फोर्थ नंबर का जो है ये हो जाएगा आपका मीनिंग। क्या हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा। अब मैं वापस आपको एक बार समझा देता हूं, ये 4 चीजें हमने लिखी, चारों चीजों को आप जरा समझ लो, है ना। आप क्या करते हो, साउंड के आधार पर जिन चीजों की ग्रुपिंग करते हो उनको कहा जाता है फनेटिक ग्रुपिंग। साउंड के आधार पर जिनकी ग्रुपिंग की जाती है इसे कहते हैं हम फनेटिक ग्रुपिंग। क्या कहते हैं भाई, फनेटिक ग्रुपिंग कहलाएगा ये, ठीक है। सिचुएशन के आधार पर जो की जाती है उसको लेक्सिकल ग्रुपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लेक्सिकल ग्रुपिंग कहते हैं। और सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर की जाती है उसको ग्रामेटिकल ग्रुपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग कहते हैं। और मीनिंग के आधार पर जो ग्रुपिंग की जाती है वो सीमांटिक ग्रुपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, सीमांटिक ग्रुपिंग कहलाती है। तो ग्रुपिंग के आपके मेजरली 4 हिस्से हो गए। अब चारों को जो है एक एक कर हम यहां समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्या है, साउंड, यानी एक जैसे साउंड वालों को इकट्ठा कर लो भाई। तो हम एक जैसे साउंड वाले अभी इकट्ठा कर देते हैं आपके सामने। देखो जैसे यहां हमने कहा माइट, है ना, हमने कहा राइट, है ना, हमने कहा साइट, और भी दुनिया भर के ऐसे हो सकते हैं। लेक्सिकल ग्रुपिंग में हमने क्या किया, फैमिली, और फैमिली के ग्रुप पूरे, जैसे इसमें हमने सिस्टर, है ना, ब्रदर, व कॉन्टेक्स्ट वाला हो जाएगा ये ना, मदर, फादर। तो ये आपका कौन सा वाला हो गया भाई, लेक्सिकल। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग में मतलब एक जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर वाले, जैसे मैंने कहा ही गोज, है ना, आई गो, दे गो, सी, है ना, वर्क्स, है ना, सब्जेक्ट और वर्ब वाले।
मतलब एक जैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो ग्रामेटिकल में आ जाएगा। रही बात मीनिंग की, यानी एक जैसे सिमिलर वर्ड आ जाएंगे इसमें। कोई भी शब्द ले लो आप, सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड के लिए हम इसके लिए यूज करेंगे, जैसे स्वीट मीठा होता है ना, यमी भी स्वादिष्ट होता है ना, टेस्टी भी इसी में आ जाएगा, और डिलीशियस कह दिया हमने, और भी बहुत सारे शब्द इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अलग प्रकार के। तो इस तरीके की ग्रुपिंग जो है वो आपकी कौन सी कहलाती है? सीमांटिक ग्रुपिंग कहलाती है। बात समझ में आई भाई? चारों की चारों समझ में आए कि नहीं आए? ठीक है, तो ग्रुपिंग के अंदर आपकी ये कुछ एक बातें हैं, ये आप लोगों को जो है समझ में आनी ही चाहिए। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सीक्वेंसिंग के बारे में। सीक्वेंस भी बड़ा कमाल का है। देखो, सीक्वेंसिंग की बात अगर हम करें, सीक्वेंसिंग की बात अगर हम करें, सीक्वेंसिंग, तो सीक्वेंसिंग आपकी तीन प्रकार की होती है भाई। एक तो होती है आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर पर, सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर। एक होती है सिचुएशन के आधार पर, है ना। एक तो हो गया आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, एक हो गया सिचुएशन, और एक हो गई आपकी सीमांटिक, यानी मीनिंग। किसके आधार पर? मीनिंग के आधार पर। किसके आधार पर हो जाएगी भाई? मीनिंग के आधार पर हो जाएगी। तीन हो जाएंगी आपकी। ठीक है भाई, समझ में आई बात? अब तीनों को क्या क्या कहेंगे वो भी एक बार जरा देख लो। देखो, तीनों को क्या क्या कहेंगे, बस कहने तो सेम ही है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को तो ग्रामेटिकल कहेंगे, ग्रामेटिकल सीक्वेंसिंग हो जाएगा, ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल सीक्वेंसिंग हो जाएगा। और सिचुएशन को हम कहेंगे लेक्सिकल, लेक्सिकल सीक्वेंसिंग। और मीनिंग को हम क्या कहेंगे भाई? सिमेंटिक सीक्वेंसिंग, सिमेंटिक सीक्वेंसिंग। चलो, अब जरा इनको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप सबसे पहले क्या करोगे? जैसे सबसे पहले आप सब्जेक्ट वर्ब लिखोगे, फिर दूसरी कंडीशन में ऑब्जेक्ट जोड़ोगे, फिर इसमें क्या आप कोई कॉम्प्लीमेंट जोड़ोगे, फिर एडवर्ब जोड़ोगे, फिर आगे आप सेंटेंस को बढ़ाते जाते हो। तो यानी इसमें एक दूसरी चीजों को फॉलो हम स्ट्रक्चर, मतलब छोटे स्ट्रक्चर, फिर बड़े स्ट्रक्चर, फिर बड़े स्ट्रक्चर, इसी तरीके से चलते रहते हैं। लेक्सिकल सीक्वेंसिंग में क्या होता है? जैसे नॉर किसको फॉलो करता है? नीदर को। यानी कौन किसको फॉलो करता है? नॉर किसको फॉलो करता है? नीदर को। और किसको फॉलो करता है? ईदर को। ऐसे ही नॉट ओनली बट ऑल्सो नॉट ओनली को करता है, एंड बोथ को करता है, तो वो आपका लेक्सिकल हो जाएगा। सीमांटिक में क्या होता है? एक वर्ड किस तरीके से अलग अलग प्रोफाइल जो है चेंज करता है। जैसे हम ब्यूटी शब्द को ले लें, तो ब्यूटी से हमने क्या बनाया? ब्यूटीफुल, है ना। फिर हमने इसी से क्या बना दिया? ब्यूटीफुली। तो आपका मीनिंग जो है वो एक्सटेंड होता जा रहा है, शब्द एक्सटेंड हो रहा है तो मीनिंग भी एक्सटेंड हो रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है भाई? इसको सीमांटिक जो है वो ग्रुपिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सीमांटिक ग्रुपिंग कहा जाएगा, है ना। सॉरी, सीक्वेंसिंग कहा जाएगा। हम इसी आधार पर तो करते हैं, मीनिंग के आधार पर तो करते हैं, और लेक्सिकल में हम कौन किसको फॉलो करता है इसके आधार पर करते हैं। आई बात समझ में? यहां तक चीजें क्लियर हुई? चलो, इसके आगे की बात जो है हम करेंगे। यहां तक आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो आपके दो हो गए हैं, सिलेक्शन हो गया और आपका कौन सा हो गया है? ग्रेडेशन हो गया है। एक तो सिलेक्शन वाला हो गया और एक आपका कौन सा हो गया है भाई? ग्रेडेशन वाला हो गया है। ठीक है, ग्रेडेशन वाला हो गया है। अब इससे आगे की बात हम करेंगे, यानी नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल जो है उसकी बात हम करते हैं। और इसमें हम एक और इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, दैट इज
मोटिवेशन की बात हम लोग कर लेते हैं। 3 हो जाएंगे फिर आज के सेशन में आपके, है ना। मोटिवेशन और जो है मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं आप लोगों के लिए। थर्ड नंबर का जो प्रिंसिपल है आपका, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। अब देखो 2-3 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन से 2-3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, मोटिवेशन जो है ना वो एक्चुअल में क्या है, द कोर ऑफ लर्निंग है, या हम कहेंगे अ रोड ऑफ लर्निंग कहा जाता है इसको। इसको क्या जाता है, अ रोड ऑफ लर्निंग। अ रोड ऑफ लर्निंग कहा जाता है। ये क्या है, द कोर ऑफ लर्निंग भी है, द कोर ऑफ लर्निंग भी है। क्वेश्चन बनेगा सीधा ही। मोटिवेशन जो है वो लर्निंग की प्री रेक्विजिट है ना। हम लिख सकते हैं इट इज अ प्री रेक्विजिट ऑफ लर्निंग। इसे लर्निंग की क्या माना जाता है, प्री रेक्विजिट। प्री रेक्विजिट का मतलब होता है पूर्व जरूरत। पूर्व जरूरत है, यानी लर्निंग के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है भाई, मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। किस चीज की जरूरत पड़ती है, मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। अब देखो मोटिवेशन जो है ना उससे संबंधित 2-3 बातें मैं आप लोगों को बताता हूं जो एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन जो है बन सकता है। यानी देखो हमारे पास लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे पास एक तो है मदर टंग, एक तो है मदर टंग, और दूसरी हो गई जिस लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं, यानी वो हमारी सेकंड लैंग्वेज हो गई। यानी कोई भी फॉरेन लैंग्वेज जिसको आप सीखना चाह रहे हो ना, वो वाली लैंग्वेज हो गई। अब हमें सेकंड लैंग्वेज में मोटिवेशन की जरूरत क्यों है, मदर टंग में मोटिवेशन की जरूरत क्यों नहीं है। देखो मदर टंग में मोटिवेशन का काम करती है कौन, मतलब हियर, है ना, इंटरनल डिजायर टू स्पीक। हियर इंटरनल डिजायर टू स्पीक, है ना, इज मोटिवेशन। यानी यहां व्यक्ति के अंदर, यानी बच्चे के अंदर जो बोलने की इच्छा है ना, वो मोटिवेशन का काम करती है। लेकिन सेकंड लैंग्वेज में ऐसी कोई इंटरनल डिजायर नहीं होती। तो अगर टीचर को सेकंड लैंग्वेज सिखानी है तो टीचर को बच्चे को क्या करना पड़ेगा, टू इनकरेज द स्टूडेंट, यहां करना पड़ेगा उसको, टू इनकरेज द लर्नर। लर्नर को क्या करना पड़ेगा भाई, इनकरेज करना पड़ेगा, तो मोटिवेट करने की जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी कोई डिजायर नहीं है। उसको उसके पर्पज बताना पड़ेगा, उसका एक एम बताना पड़ेगा, उस सारे रीजन टीचर को एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मदर टंग में मोटिवेशन का काम कौन करता है, तो आप सिंपल समझना कि इंटरनल डिजायर। लेकिन सेकंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो यहां पर इस तरीके की कोई मोटिवेशन नहीं होती, इसलिए टीचर को खुद स्टूडेंट को इनकरेज और मोटिवेट जो है वो करना पड़ता है। एक तो ये चीज आप ध्यान रखना। दूसरा आप यहां ध्यान रखना कि मोटिवेशन जो है ना वो 2 प्रकार का होता है मेरे भाई। चलो देखो, मोटिवेशन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है ना। मोटिवेशन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ये हम मिटा देते हैं एक बार। एक पेज और मैं भी ऐड कर देता हूं ताकि हमें बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा। देखो मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेशन आपके 2 प्रकार का होता है भाई। मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। देखो कौन कौन सा, एक तो है इंटरनल, है ना,
इसका दूसरा नाम आपसे पूछा जाएगा इंट्रांजिक। दोनों नाम याद रखना, इंट्रिंसिक। और दूसरा जो आपका बनता है वो है एक्सटर्नल, है ना, और इसे कहेंगे हम इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक। तो मोटिवेशन आपके दो प्रकार का हो गया, एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल हो गया। अब एक्सटर्नल और इंट्रिंसिक जो होता है ना, ये वाला आपका कैसा होता है, टेम्परेरी होता है भाई, टेम्परेरी होता है। यानी आप दूसरों से प्रभावित होते हो, वो स्थायी नहीं होता है, वो अस्थायी होता है। इसको बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं भाई, बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। लेकिन इंटरनल और इंट्रिंसिक की बात करें तो ये परमानेंट होता है। कैसा होता है, परमानेंट होता है। क्योंकि यहां व्यक्ति जिस मोटिवेशन की बात कर रहा है ना, वो एक्चुअल में व्यक्ति का खुद का क्या है, नजरिया है, वो सेल्फ मोटिवेशन हो गया। यानी ये जो है, इस व्यक्ति को खुद को पता है कि भाई मुझे क्या करना है जीवन में। और सक्सेसिव रेट जो ज्यादा होती है ना, वो इसी में ज्यादा होती है, करीब 90% प्लस इसकी सक्सेसिव रेट मानी जाती है। तो इंटरनल मोटिवेशन जो है वो काम का होता है, ये काम का नहीं होता। मेजर जो चीजें हैं वो आपको इंटरनल ही प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि आपके जीवन में क्या हुआ है और क्या होना चाहिए ये बातें आपको ज्यादा आती हैं। इसीलिए इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वो कारगर सिद्ध होता है। इसीलिए कहा जाता है द रियल मोटिवेटर इज आई। यानी मेरे बारे में अगर मोटिवेट किसी को, या मुझे कोई अगर मोटिवेट कर सकता है, मैं खुद हूं। तो आई बोले तो मैं ही खुद बड़ा मोटिवेटर हूं अपने लाइफ में और अपने जीवन में। अब मोटिवेशन की 3 प्रकार की टेक्निक्स होती हैं। देखो, मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं तो मोटिवेशन की 3 टेक्निक्स है। मोटिवेशन की कितनी टेक्निक्स हैं, 3 टेक्निक्स हैं, 3 टेक्निक्स। देखो 3 टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। देखो, पहली टेक्निक तो हम बच्चे को क्या करते हैं, अवेयर करते हैं, है ना, अराउजिंग टेक्निक, है ना। अराउजिंग टेक्निक का मतलब होता है बच्चे को कुल मिला के अवेयर करना, टू अवेयर द स्टूडेंट, अवेयर द लर्नर। अब अवेयर कहां कहां से कर सकते हो भाई, अवेयर आपको कहां कहां से करना है, समझना मेरी बात। तो अवेयर जब किया जाता है तो बच्चे को हो सकता है स्लीपीनेस, एक तो ये हो जाएगा, है ना, एंजाइटी से भी हो सकता है ना, फ्रस्ट्रेशन से भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन, इनसे बच्चों को अवेयर करना, ठीक है। सेकंड नंबर, बच्चे को क्लियर कट गोल देना, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी। क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेंसी टेक्निक। इसमें क्या किया जाता है, टू प्रोवाइड, है ना, क्लियर कट गोल्स, क्लियर कट गोल्स। बच्चे को क्लियर कट गोल्स जो है ना वो प्रोवाइड किए जाते हैं, भाई तुझे ये जो है ना ये अचीव करना है, ये तुझे क्या करना है, अचीव करना है। और तीसरा है आपका इंसेंटिव्स। कौन सा है, इंसेंटिव्स है। अब इंसेंटिव्स का मतलब होता है प्रोत्साहन। यानी बच्चे को या तो आप प्राइज दोगे या उसको क्या हो सकता है, पनिशमेंट दे सकते हो, है ना। बच्चे को ग्रेड्स प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं, बच्चे की प्रेज की जा सकती है, तारीफ, और उसको डाटा भी जा सकता है, तो उसको बोलते हैं रीप्रूफ। यानी ये सारे जो टेक्निक्स हैं ये किसके अंदर आ जाएंगी, इंसेंटिव्स के अंदर आ जाएंगी। प्रोत्साहन देना, बच्चे को बढ़ावा देना, प्राइज के माध्यम से, पनिशमेंट के माध्यम से, ग्रेड के माध्यम से, प्रेज कर कर उसकी, और उसको रीप्रूव यानी डांट कर। तो ये चीजें किस में आ जाएंगी, आपके मोटिवेशन में आ जाएंगी। तो 3 बड़े प्रिंसिपल्स मैंने आपको बता दिए हैं, और आई होप आपको तीनों जो हैं बड़े अच्छे से हैं, जो हैं समझ में आ गए होंगे, और ऐसे ही हम लोग आगे भी देखते रहेंगे, ठीक है भाई। तो यहां तक की बात जो है मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू।